हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है हमारी सीरीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये न्यूमेरिकल आपको मैंने पिछली क्लास में दिया था करने के लिए घर से। आई होप आपने ट्राई ज़रूर किया होगा। देखिए, आपको मैं इस तरीके से न्यूमेरिकल देते रहूँगा और नेक्स्ट वाले लेक्चर में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करना। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ गलतियां करोगे यूनिट कन्वर्जन में, वो बेटर है कि यहीं पे कर लो। गेट के एग्ज़ाम में वहाँ पर आपको याद रहेगा कि आपने ये कुछ गलतियां की थी जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे। क्योंकि गेट के एग्ज़ाम में 100% आपकी कुछ ना कुछ गलती होगी आपकी यूनिट कन्वर्जन में। वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, तो आपका यहाँ पे ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू। ज़्यादा कुछ नहीं, बस में यूनिट कन्वर्जन ही था। फॉर्मूला तो आपको मैंने बता ही दिया था किस तरीके से डिराइव करना है। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट अ स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑफ 0.04 हेक्टेयर्स। ये हमारा एरिया दे रखा है। एरिया कितना है यहाँ पे साथ साथ लिख लेते हैं। गिवन डाटा, हमारे पास एरिया जो है जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, 0.04 हेक्टेयर्स का है। इसको मैंने कन्वर्ट करके बताया था, 1 हेक्टेयर में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, 0.04 हेक्टेयर इन एरिया फ्रॉम अ ट्यूबवेल विद डिस्चार्ज ऑफ 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूमैक का मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए, दो चीज होती हैं, एक होता है क्यूमैक, एक होता है क्यूसेक। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। चलिए, तो यहां पे आपका डिस्चार्ज जो है वो है 0.02 क्यूमैक। क्यूमैक होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे दे रखा है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितनी दे रखी है। यहां पर मतलब एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर पर आवर। इसको एक काम करते हैं, मीटर पर सेकेंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। या तो डिस्चार्ज को कन्वर्ट कर लो आप, या फिर आप एफ की वैल्यू कन्वर्ट कर लो, जो आपको सही लगे उसको कन्वर्ट कर लो। तो मैं यहां पर एफ की वैल्यू कन्वर्ट कर रहा हूं इन मीटर पर सेकेंड। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी। तो एफ की वैल्यू यहां पे जो निकल के आएगी मेरे पास, 5 / 3600, डेट इज इक्वल टू 1.389 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर y की वैल्यू दे रखी है, वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड। हमें टाइम जो है वो निकालना है। इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था, वो कितना था, t इज इक्वल टू 2.303 y बाय एफ log 10 क्यू ओवर क्यू माइनस एफ ए। ये आपको बताया था। कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है, पुट कीजिए। 2.303, y की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कर लो तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। f की वैल्यू कितनी है, 1.389 इंटू 10⁻⁻5 log 10। क्यू की वैल्यू कितनी है, 0.02 ओवर 0.02 माइनस एफ की वैल्यू कितनी है, 1.389 इंटू 10⁻⁻5। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है 0.04 इंटू 10⁻4। इसको थोड़ा सा मैं सेलेक्ट करके इधर कर रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाए लिखने के लिए। तो वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू है 0.04 है ना, हाँ। 0.04 इंटू 10⁻⁴, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। चलिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कैलकुलेटर मेरे पास है, आपके आई होप आपके पास भी होगा। तो निकाल लीजिए, 1.389 इंटू 0.04, 0.02 माइनस आंसर, 0.02 डिवाइड बाय आंसर। इसको फिर लेंगे लॉग में, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1.389 टू 10⁻5 इंटू 2.303।
मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2343.49 सेकेंड। ये मेरे पास आ रहा है, सेकंड्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए लॉग के अंदर ये एफ यहां पे कैसे लिखा गया है? अच्छा, वो एफ सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, यहां पे था, ठीक है। यहां पर देखिए लॉग के अंदर जो भी वैल्यू हो वो क्या है आपकी, इधर देखिए यूनिट के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पे यूनिट क्या है। यूनिट यहां पे जो होगी वो डिसाइड होगी y बाय एफ की यूनिट से। कैसे? लॉग के अंदर जो होगा ना वो आपका यूनिट लेस क्वांटिटी होगा, q ओवर q माइनस एफ ए, इट विल बी अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। समझिए इस बात को, देखिए q ओवर q माइनस एफ ए लिख रहा हूं। q की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस q की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब पर सेकेंड। f की यूनिट क्या है? f की यूनिट है आपकी, एक मिनट, मीटर पर सेकेंड। एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो क्या यहां पर आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है या नहीं है? ये है, ऑब्वियस सी बात, आपको दिख रही है साफ साफ, ठीक है। तो अब यहां पर जो आपकी यूनिट आएगी वो डिपेंड करेगी y बाय एफ की यूनिट पे। तो y आपने किस में लिया था? मीटर में लिया था। f किस में लिया था? मीटर पर सेकेंड में लिया था। तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड ऊपर चले जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड, यहां पे इसकी यूनिट आएगी। सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी यूनिट कन्वर्जन है। मैक्सिमम बच्चों को आता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना ज़्यादा डीप, मतलब बेकार में क्यों बता रहे हैं, सबको पता है, बीटेक कर रखा है। लेकिन तो अच्छा, मेरे साथ साथ मैं कन्वर्ट भी कर रहा हूँ, इधर बोलते जा रहा हूँ और साथ साथ मैं इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 39.058 मिनट्स, ठीक है ना। तो ये आपका यहां पर आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्या निकालना था? ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया निकालना है, इसका फॉर्मूला भी आपको बता रखा है, ए मैक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एफ, ये बताया था। क्यू कितना है? 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और एफ की वैल्यू कितनी है? 1.389 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। यही है, देख लेते हैं, हाँ यही है। तो यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.02 डिवाइड बाय 1.389 इंटू 10⁻5, ये आंसर आ जाएगा 1439.88 मीटर स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा। हेक्टेयर में लिखना है, 10⁻4 से डिवाइड कर दो, 0.144 हेक्टेयर्स, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, लेकिन आपसे हो जाना चाहिए था। गेट में अगर देखिए बॉर्डर स्ट्रिप मेथड तक जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप लगा सकते हैं गेट के। नेक्स्ट यहाँ पे हम अब चेक फ्लडिंग मेथड यूज़ कर मतलब समझाने वाले हैं, जरा इसको आप ढंग से समझिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चेक फ्लडिंग मेथड, इसको हम अब यहाँ पर समझाने वाले हैं। देखिए चेक फ्लडिंग मेथड जो है ये इंडिया में मोस्ट कॉमनली मेथड यूज़ होता है। हमारे फार्मर्स मोस्टली इसी को हम यूज़ करते हैं आपके एरिया को इरिगेट करने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने कंप्लीट एरिया को डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने इमेज लगा रखी है, तो यहां पर ये एक प्लॉट हो गया, दूसरा प्लॉट ये हो गया, तीसरा प्लॉट ये हो गया, चौथा प्लॉट ये हो गया। तो इस तरीके से आपका जो किसान है वो आपके कंप्लीट एरिया को डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स में डिवाइड कर देता है। इस मेथड की खास बात यह है कि चाहे सोयल आपकी ज़्यादा परमिएबल हो चाहे कम परमिएबल हो, ठीक है, उसकी परमेबिलिटी या तो ज़्यादा हो या फिर कम हो, दोनों ही केस में हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यहां पे लिख देता हूं, अरे यार यहां पे जगह मैंने नहीं छोड़ी, इसको एक काम करता हूं, यहां पे साइड में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। इस इमेज को थोड़ा छोटा कर देता हूं,
इमेज तो समझ ही गए आप। चलिए, तो यहां पर इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि ये क्या कर सकती है, इट इज सुटेबल फॉर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये ना क्वेश्चन बनेगा, जब क्वेश्चन बनेगा तब दिमाग में आपको याद आएगा, अरे सर ने कुछ बताया था। फॉर बोथ मोर एंड लेस परमिएबल सोइल। जरा इस बात को ध्यान समझिए। देखिए, यहां से मैं पानी सप्लाई कर रहा हूं, मान लीजिए ये मेरे पास एक चैनल है, ठीक है, इससे मैं पानी सप्लाई कर रहा हूं। तो लगातार आपका पानी इधर से सप्लाई हो रहा है और यहां तक पहुंच रहा है। अगर सोयल आपकी यहां पर बहुत ज्यादा परमिएबल है, अगर सोयल क्या है, बहुत ज्यादा परमिएबल है, तो आपका पानी बहुत ज्यादा डीप परकोलेट कर जाएगा। डीप परकोलेट का मतलब समझाया था, बहुत ज्यादा जमीन के अंदर चले जाएगा। यहां पर वर्ड यूज किया गया है परमिएबल। परमिएबल का मतलब है कितनी आसानी से पानी जमीन में फ्लो कर सकता है, ठीक है ना। यहां पर ये आपका ग्राउंड है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, आपका पानी अप्लाई कर रखा है, इधर से पानी ऐसे मूव कर रहा है ग्राउंड के ऊपर। तो यहां पर क्या होगा, सोयल अगर ज्यादा आपकी परमिएबल होगी तो बहुत ज्यादा यहां पे परकोलेशन हो जाएगा, डीप परकोलेशन। आपकी जो रूट जोन है वो आपकी, ये आपका पेड़ है, इसकी रूट जोन खाली यहां तक है, ठीक है। तो ये जो पानी आपका रूट जोन से बाहर जा रहा है, ये वाला पानी, ये तो वेस्टेज है ना। समझाया था आपको मैंने, आपको पिछले वाले लेक्चर में, क्योंकि रूट्स जो हैं वो रूट जोन का पानी ही ले पाएंगी, उससे नीचे वाला पानी तो नहीं ले पाएंगी। तो यहां पर डीप परकोलेशन के लॉसेस होते हैं अगर सोयल क्या हो, मोर परमिएबल हो। वहीं अगर सोयल लेस परमिएबल है, अगर सोयल लेस परमिएबल है तो क्या होगा, यहां से आपने क्या किया, पानी अप्लाई किया, तो यहां पर बहुत ही कम परकोलेशन होगा, यहां पर बहुत ही कम परकोलेशन होगा, क्योंकि परमेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम पानी अंदर जाएगा। समझ आ गई बात, क्लियर है। तो यहां पर यह दिक्कत है आपकी, लेस परमिएबल सोइल में है कि उसमें इनफिल्ट्रेशन नहीं होता। यहां पर लिख देता हूं, लेस परमिएबल सोइल में क्या प्रॉब्लम है कि उसमें इनफिल्ट्रेशन बहुत कम होता है। लेस इनफिल्टरेशन, मैं ये ऐसा क्यों लिख रहा हूं कि अभी हमारा जो आगे मेथड है ना, फरो मेथड, उसमें भी आपको ये चीज समझनी होगी। और अगर यहां पर मोर परमिएबल सोइल है तो प्रॉब्लम क्या है, डीप परकोलेशन। अब देखिए चेक मेथड जो है, चेक फ्लडिंग मेथड, ये इसको सॉल्व कैसे कर रहा है, अब हम इस पर आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो किसान पानी अप्लाई करेगा वो यहां पर एक हाई रेट से इस एरिया में पानी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पानी जो है वो इतने एरिया में ही रहेगा, इससे आगे मूव नहीं करेगा। तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर हम हाई रेट से पानी अप्लाई कर सकते हैं, हाई रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर। अगर हाई रेट से हम अप्लाई करेंगे तो यहां किसमें, कौन सोइल में, इन द सोइल दैट हैज मोर परमेबिलिटी। तो देखिए क्या होगा, तो ये आपका ग्राउंड था, इसके ऊपर ये मेरा क्या था, पानी मूव कर रहा था। तो यहां पर अगर मैं रेट इंक्रीज कर दे रहा हूं पानी का, तो यहां पर पानी को जमीन के अंदर जाने के लिए टाइम कम मिलेगा। समझ आ रही है बात, टाइम कम मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है परकोलेशन यहां पर कम होगी, तो यहां पे डीप परकोलेशन वाली जो प्रॉब्लम थी वो यहां पर खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। तो डीप परकोलेशन कहां पे हो रहा था, एट द हेड। यहां से मैंने पानी अप्लाई करना शुरू किया,
तो यहां से पानी अप्लाई करना शुरू किया तो एट द हेड डीप परकोलेशन हो रहा था, यहां पहुंचते पहुंचते पानी बहुत कम पहुंच रहा था, देयरफॉर यहां पे डीप परकोलेशन नहीं होगा, एट द हेड होगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं हाई रेट से पानी अप्लाई कर देता हूं तो सारा का सारा पानी जल्दी से जल्दी मूव कर जाएगा आगे, तो यहां पे आपका परकोलेशन डीप नहीं होगा, लेकिन जितना हमें परकोलेशन चाहिए उतना हमें मिल जाता है। नेक्स्ट चीज ये है कि सिंस यहां पर आपका जो वाटर है वो इस प्लॉट के अंदर ही रहेगा, वो आगे मूव नहीं करेगा, ना ही इधर मूव करेगा ना ही इधर मूव करेगा, वो इस प्लॉट के अंदर रहेगा। मतलब क्या है, आपने एक बार पानी अप्लाई कर दिया, सो वाटर विल एबल टू स्टैंड ओवर द प्लॉट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। यहां पे क्या लिख दे रहा हूं, वाटर स्टैंड ओवर द प्लॉट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। हम क्या करते हैं, ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यहां पे पानी को अप्लाई कर देते हैं इन केस ऑफ लेस परमिएबल सोइल। अगर सोइल की परमिबिलिटी यहां पे कम है तो वहां पर क्या होगा, यहां पर हम उसके ऊपर ज्यादा देर के लिए पानी को स्टैंड करा देते हैं। पानी ज्यादा देर तक स्टैंड रहेगा तो यहां पर क्या होगा, आपका इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा। अरे भैया वहां पर उसकी सुनिए इस बात को, वहां पर उसकी परमेबिलिटी कम थी सोइल की परमेबिलिटी कम, मतलब वो बहुत धीरे 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 से पानी अंदर जा रहा है। लेकिन अगर हम टाइम इंक्रीज कर देंगे उसको अंदर जाने के लिए तो भैया ये और ज्यादा अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑब्वियस ही बात है जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर हमारी दोनों ही सोइल के लिए हमारे लिए ये मेथड अच्छा है। either it is soil of more permeability or less permeability, in both the methods we can use check flooding method। ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली आपके जेईई के एग्जामिनेशन में, वो पूछा जाता है कि इन प्लॉट का एरिया जनरली कितना होता है। वी प्रोवाइड अ एरिया ऑफ 0.2 to 0.08 हेक्टेयर। जनरली इतना हम प्रोवाइड करते हैं, इससे ज़्यादा ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली दिस इज द एरिया दैट वी प्रोवाइड। नेक्स्ट चीज एक और याद रखनी है, इसका एक और नाम दिया गया है, दैट इज प्लॉट मेथड ऑफ इरिगेशन। दैट इज प्लॉट मेथड ऑफ इरिगेशन, ये इसका नाम यहां पर दिया गया है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि चेक फ्लडिंग मेथड क्या होता है। समझना ही है ना? ठीक है ना? तो समझो फिर इससे ज़्यादा क्या बताऊं मैं। चलिए नेक्स्ट जो आता है दैट इज रिंग बेसिन मेथड। रिंग बेसिन मेथड में क्या होता है, जरा समझिए इस बात को। यहां पर मैं लाल मार्कर यूज कर रहा हूं, ये आपका मेन सप्लाई चैनल है, इससे पानी आप सप्लाई कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना ऐसा ऐसा ये बना हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्री को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है? चलिए, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर ट्री के चारों तरफ एक रिंग बना देते हैं, खोद देते हैं मिट्टी। ठीक है? इस तरीके से आपको यहां पर देखना होगा, ये आपकी यहां पर चारों तरफ एक रिंग बना दी है। ये आपका मेन सप्लाई चैनल है, यहां से आपने क्या किया, इस रिंग में पानी सप्लाई कर दिया। तो ये जो मेथड है आपके यूज होता है आपके बागों में, ऑर्चर्ड्स में। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ORCHARDS होती है जहां तक मेरे को याद है। चलिए, तो यहां पर इस तरीके से ये आपका मेथड यूज होता है। इसको एक और नाम दिया जाता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड ऑफ चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग का स्पेशल मेथड है, स्पेशल मेथड ऑफ चेक फ्लडिंग। ये सब ना ESC में इस तरह के स्टेटमेंट बना के दे देंगे कि रिंग बेसिन मेथड इज अ स्पेशल मेथड ऑफ चेक फ्लडिंग मेथड, इस तरीके से दे देंगे। तो आपको ESC का एग्जाम भी देना है, तो ये सब आपको मैं पूरा डिटेल में ही लेके चल रहा हूं। ये देखिए असर्शन रीजन का यहाँ पे आंसर क्वेश्चन बन जाएगा ये, कि लेस परमिएबल सोइल में हम क्यों यूज कर सकते हैं,
सॉरी प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें लेस इन्फिल्ट्रेशन होता है, इसमें डीप परकुलेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन क्या है, तो इस तरीके से असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो आपका फ्लडिंग मेथड जो था वो हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आने वाला है डेट इज फरो मेथड और फरो इरिगेशन। हमारा टाइम मेरे ख्याल, इसको मैं या तो अगले लेक्चर में कवर करता हूँ, ये लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इसको ढंग से हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करते हैं।